जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं कर्नल श्रीकांत पुरोहित सर को लेकर आई एक रिपोर्ट से। जैसा कि आप सबको पता है कि कर्नल श्रीकांत पुरोहित सर को 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी कर दिया गया था और अब उनको ब्रिगेडियर पद पे पदोन्नति मिल रही है। उनकी रिटायरमेंट वैसे तो 31 मार्च 2026 को होनी थी, जिस पर रोक लगा दी गई है, इसलिए कम से कम अभी वो 2 साल तक सेना की सर्विस में रहेंगे। पहले वे कर्नल के रूप में प्रमोशन से वंचित रहे थे और 54 साल में रिटायर हो जाते, लेकिन अब ब्रिगेडियर के रूप में उनकी रिटायरमेंट की उम्र 56 साल होगी और उन्हें आगे चल के मेजर जनरल बनने का जो मौका है ये भी मिल सकता है। आपको बता दें कि 2017 में वैसे तो बेल पर रिहा होने के बाद भी वो सेवा में लौटे थे, लेकिन 2020 तक वो सस्पेंड रहे थे। प्रमोशन पहले डीवी यानी डिसिप्लिन एंड विजिलेंस बैन के कारण उनका रुका हुआ था। बाद में उन्होंने कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी और कोर्ट में अपील की लंबे ट्रायल प्रक्रिया से गुजरने के बाद उनको सफलता मिली। हालांकि उनका कैरियर इससे प्रभावित काफ़ी ज़्यादा रहा और अब उन्हें जो ब्रिगेडियर पद है उस पर पदोन्नति मिली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तम एजा रडार को लगातार मैच्योर करने में लगा है और इसी बीच डीआरडीओ से रिपोर्ट सामने निकल के ये आई है कि इन्होंने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। दरअसल उन्होंने उत्तम एजा रडार को तेजस LSP-2 और LSP-3 विमानों पर सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। दरअसल तकरीबन 150 से ज़्यादा जो फ्लाइट टेस्ट हैं ये पूरे किए गए हैं मार्क 1 प्लेटफॉर्म में। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड दोनों मोड्स यहाँ पर टेस्ट किए गए, जहाँ पर उनका प्रदर्शन काफ़ी सफल रहा। रियल कॉम्बैट जैसी परिस्थितियों में टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट सिद्ध हुआ है और इसके अलावा सेमिलैक ने 4 प्रमुख टेस्ट स्टेज सफल घोषित कर दिए हैं। अब यह रडार सीरियल प्रोडक्शन और तेजस मार्क 1 अल्फा में तैनाती के एक कदम और आगे पहुंच चुका है या एक कदम और करीब पहुंच चुका है। इजरायली इल्टा ELM 2052 ऐसे रडार से 25% ज़्यादा इसका अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसमें रेंज, रेजोल्यूशन, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और भी दूसरे जो क्राइटेरिया हैं वो शामिल हैं। इसमें हमें 980 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिनसे हमें बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट को प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है। इसे एक बड़े उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इसमें तकरीबन 95% जो इंडिजिनस कंटेंट है ये यूज़ किया गया है और ये हमारी विदेशी निर्भरता को कम करेगा। अपग्रेड और मेंटेनेंस में हमारी जो निर्भरता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। भविष्य की बात करें तो उत्तम एसा रडार सिर्फ मार्क 1 अल्फा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेजस मार्क 2 और एमका में भी उत्तम के जो वेरिएंट हैं वो यूज होते नजर आएंगे और इसीलिए इसे आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि आने वाले भविष्य में जो 97 जेट्स होंगे उनमें भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम एसा रडार हमें देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लेकर। भारत स्टेल्थ एयर कॉम्बैट को मजबूत करने के लिए अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का नया फोल्डिंग फिन वेरिएंट विकसित कर रहा है। इसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और घातक अनमैन्ड कॉम्बैटर व्हीकल जैसे स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के अंदर रखा जाएगा, खासकर उनकी इंटरनल वेपन बे में। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में हमें बाहरी हथियार नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि रडार से बचने के लिए ये अपने हथियारों को अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करते हैं। जो पुराने मिसाइल्स हैं फिक्स्ड फिन वाले, वो ज़्यादा जगह घेरते हैं और ऐसे में एयरक्राफ्ट का मिसाइल कैरी कर पाता है। तो उसके समाधान के तौर पर जो हमें फोल्डिंग फिन्स हैं ये देखने को मिली हैं। इससे स्टोरेज में जो फिन्स हैं वो मुड़े रहते हैं और लॉन्च होते ही तुरंत खुल जाते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब 4 की जगह 6 अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अंदर कैरी कर सकेगा। इससे ज़्यादा फायर पावर मिलेगी और उसका स्टेल्थ भी बरकरार रहेगा। इसके साथ ये कई टारगेट को एंगेज करने की क्षमता को भी प्राप्त कर लेगा। अगर हम टेक्निकल अपडेट्स की बात करें तो डीआरडीओ और आडा ने इंटरनल वेपन्स बे को रीडिज़ाइन किया है। सुपरसोनिक स्पीड पर सेफ मिसाइल रिलीज के ट्रायल जो हैं वो 2025 में ही पूरे हो चुके हैं। और अगर ये बात मिसाइल की करें तो इसकी रेंज 160 से 200 किलोमीटर के बीच में होगी। इसमें हमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर देखने को मिलेगी जो एंड फेज में ज़्यादा अच्छी जो एनर्जी है उसको रिटेन करके रखेगी। इसमें हमें इंडिजिनस रेडार सीकर भी देखने को मिलने वाला है। वहीं घातक की बात करें तो घातक स्टेल्थ ड्रोन में भी इंटरनल वेपन बे यूज़ होगी, जहां पर ये अस्त्र मार्क 2 को कैरी करेगा और डीप स्ट्राइक मिशन हो गया और या खुद की रक्षा का मिशन हो गया उसमें ये यूज़ कर सकेगा। 2026 में जो 4 स्क्वाड्रन के क्लियरेंस है उसके बाद इस ड्रोन का डेवलपमेंट तेज हुआ है और साथ ही साथ इसके लिए जो हथियार बनाए जा रहे हैं उनके डेवलपमेंट में भी हमें तेज़ी नज़र आई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आगे चल के ये जो फोल्डिंग फिन कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ अस्त्र मार्क 2 तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में जो हमारी गांडीव मिसाइल है यानी अस्त्र मार्क 3 है उसमें भी देखने को मिलेगा, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज़्यादा की है और ये हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि एवैक्स हो गया, टैंकर्स हो गया, उनको डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई है।
हमारे अगली बड़ी अपडेट है गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने कंफर्म किया है कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी जो फूफा है, उस प्रोग्राम को अब आरपीएस से यूकैप से ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। और ये भारत के यूएवी यूकैप विकास कार्यक्रम में एक बड़े रणनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। फूफा की बात करें तो ये एक छठी पीढ़ी का 6th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, जो कि अपनी हाई स्पीड, स्टेल्थ और ऑटोनॉमी पर फोकस करेगा। अनुमानित वजन इसका 7 से 8 टन के बीच में होने वाला है और उसको पावर करने के लिए कावेरी डेरिवेट इंजन का यूज़ किया जाएगा। आरपीएसए की बात करें तो आरपीएसए का वजन 13 टन के आसपास होगा और ये एक स्ट्राइक यूएवी होगा। फूफा इसकी तुलना में हल्का, ज़्यादा तेज, एडवांस और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है, इसलिए इस समय फूफा को प्राथमिकता दी जा रही है। डेवलपमेंट अप्रोच की बात करें तो शुरुआत में फूफा एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा और स्विफ्ट प्रोग्राम से मिली जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्टेल्थ हो गया, ऑटोनोमस लैंडिंग हो गई, इसका उपयोग फूफा प्रोग्राम में किया जाएगा। संभावित क्षमताओं की बात कर लें तो उसमें सुपरसोनिक स्पीड, एडवांस स्टेल्थ डिज़ाइन, एआई आधारित ऑपरेशन और मैन अनमैन टीमिंग जो प्रोग्राम है वो देखने को मिल सकता है। सबसे अहम रोल जो होगा, फूफा को एमका का लॉयल विंगमैन बनाया जा सकता है। ये दुश्मन पर हमला करेगा, जबकि पायलटेड जो फाइटर जेट है ये सुरक्षित रहेगा। अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल को भी ले जाने की क्षमता इसमें ऐड की जा रही है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर घातक यूकैप के साथ साथ या आरपीएस यूकैप के साथ साथ जो फूफा है उसको भी प्राथमिकता दी जा रही है। अब इस समय क्योंकि हम सब जानते हैं भारत को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए हमें कुछ और शॉकिंग डिसीजंस हैं आने वाले भविष्य में आते नजर आ सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। इंडियन एयरफोर्स अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए 10 स्क्वाड्रन वाला सुदर्शन चक्र मिसाइल शील्ड बना रहा है। इसमें एक खास S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन जो एनसीआर है यानी दिल्ली क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड होगा। ये स्क्वाड्रन ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल रिजर्व की तरह भी काम करेगा, यानी कि ये आगे चल के जो फ्रंट लाइन है वहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। डिप्लॉयमेंट प्लान की बात करें तो मीडिया में जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें जो पाकिस्तानी फ्रंट है, जिसको हम पश्चिमी फ्रंट भी कहते हैं, वहाँ पर जो 4 स्क्वाड्रन है वो हमें देखने को मिलेंगी, जो कि क्रमशः पंजाब और राजस्थान में विभाजित होंगी। लंबी दूरी से ही दुश्मन एयरक्राफ्ट और मिसाइल को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी इनके पास होगी। वहीं उत्तरी फ्रंट में 5 स्क्वाड्रन जो है वो हमें देखने को मिलेंगी, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। और हाई एल्टीट्यूड पर इनका बेहतर रडार कवरेज हमारे लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा लेकर आ सकता है। S-400 की कैपेबिलिटी की बात करें तो तकरीबन 400 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने की इनके पास क्षमता है। एयरक्राफ्ट हो गया, क्रूज मिसाइल हो गए, स्टैंड ऑफ हथियार हो गए, उनको ये नष्ट करने में सक्षम है और भारत को इनसे एक मल्टी लेयर डिफेंस कवरेज मिलेगा। करंट स्टेटस की बात करें तो भारत को कुल 5 स्क्वाड्रन मिल रहे हैं। चौथी स्क्वाड्रन 2026 के मध्य तक डिलीवर होगी और 5वीं स्क्वाड्रन 2026 के अंत तक। वहीं इसके अलावा भारत जो है एडिशनल S-400 को लेकर के भी कंसिडरेशन कर रहा है। वहीं भारत का जो प्रोजेक्ट कुश है उसकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। भारत का अपना खुद का जो देसी S-400 है यानी लॉन्ग रेंज सैम सिस्टम, ये S-400 जैसा ही प्रदर्शन देने का लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है। इसका फायदा होगा विदेशी निर्भरता को कम करना, लागत को कम करना और भविष्य में स्केलेबल सिस्टम को विकसित करना। हालांकि फ्यूचर विजन भारत का जो है उसमें हाइब्रिड मिसाइल शील्ड को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, जिसमें S-400 लॉन्ग रेंज जो है उसको स्ट्राइक करेगा और वहीं कुश जो है वो डेप्थ, बैकअप और स्केलेबिलिटी ऑफर करेगा, जिसका लक्ष्य होगा पूरे भारत के लिए इंटीग्रेटेड नेशनल मिसाइल शील्ड को तैयार करना। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है SU-57 फैलन को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय SU-57 फैलन को लेकर अलग अलग अप्रोच रूस की तरफ से प्रपोज की जा रही हैं और इसी क्रम में रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि रूस ने भारत को एक नई अप्रोच के साथ इस समय कॉन्टैक्ट किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कंफ्यूज है तो भारत के सामने ये भी ऑप्शन है कि भारत फिर 2 स्क्वाड्रन जो है उनको फ्लाईवे कंडीशन में रूस से ले सकता है, लेकिन इसमें फिर सोर्स कोड एक्सेस काफ़ी लिमिटेड होगा और टीओटी की बात नहीं की जाएगी। हालांकि देखना यह है कि भारत कितना गंभीर है इसको लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि SU-57 फैलन को लेकर इंडियन एयरफोर्स सीरियस तो है, क्योंकि ये चीज़ें अब ऑफिशियली एक्नॉलेज की जा चुकी हैं और पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हुई है। देखना यह है कि भारत इस समय क्या इवैल्यूएट कर रहा है और चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर आ जाता है तो भारत के लिए एक तात्कालिक समाधान के तौर पर इसको हम देख सकते हैं 5th जन फाइटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के उद्देश्य में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।